अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 ग्रुप्स की डिस्कशन के साथ आई एम जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। ये यूनिट जो है वो आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट है और इसमें बड़े लिमिटेड से चंद एक टॉपिक्स हैं। लाइक इसके अंदर ग्रुप 2 और ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज के हवाले से पेपर में क्वेश्चन आने, 2 MCQs आएंगे इस यूनिट से यूएसएस के सिलेबस में। और जहां तक मुझे याद है ज्यादातर अब इस साल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने की जो गुंजाइश मुझे नजर आ रही है, एक तो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर्स हैं, उनसे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा ग्रुप 2A के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स से रिलेटेड भी पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आप लोगों को 2 मैंने एक हॉट फेवरेट टॉपिक्स बताए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। बाकी इस यूनिट के अंदर ज्यादातर चीजें जो है वो नॉलेज बेस्ड हैं, रटा बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें भी हैं, लेकिन रिलेटिवली कम है। तो आइए जरा इन सब चीजों के मिक्सचर को आपके साथ जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तो आप लोगों के सामने इस वक्त यूएचएस का सिलेबस डिस्प्ले हो रहा होगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि 2019 के सिलेबस में चेंजिंग्स जो आई थी, तो उसमें कुछ चीजें इन्होंने जो है वो रिमूव कर दी थी। एक तो हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स पढ़ने, उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या वेरिएशन आती है, थर्मल डीकम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह और सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हैलोजेंस और उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन आ जाएंगे, और कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके हवाले से मैं बात कर रहा था आपसे। यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, ये एक और इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक होगा। तो आइए जरा इस यूनिट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा टेबल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा चंद एक एडिशनल प्रॉपर्टीज के साथ है। इसमें ज्यादातर जो आप लोग याद रखते हैं, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि वो इसको जो है वो ज़हन में रख सकते हैं। एक तो स्पेशली आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स को ज़रा कंसिडर करना होता है। जैसा कि प्रीवियस यूनिट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के टॉपिक में मैंने बताया था कि एक्सेप्शन होती है हमारे पास फॉर द केस ऑफ मैग्नीशियम, कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से ज़रा लो मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। तो आप देख सकते हैं इसका 650 है, बेरिलियम का 1277 हाईएस्ट है, मैग्नीशियम का कम हो गया और बाकियों की अगेन फिर से जो है वो हाई हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि बेरिलियम में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और इन सब में क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। इसी तरह इसके अलावा आप लोगों को रेडियस वगैरह तो आपको पता है, टॉप टू द बॉटम बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके हवाले से, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज के हवाले से एक बातचीत हो सकती है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 2 की +2 है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही ट्रेंड, टॉप टू द बॉटम साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। और फ्लेम का कलर में भी पॉसिबल कि शायद पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट, लाइक आपको याद रखना चाहिए कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर का फ्लेम टेस्ट देता है, और बेरियम जो है इसका एप्पल ग्रीन है। और आपको पता है ये जो रेडियम है, तो मैंने ये रेडियम को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, हालांकि इसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, तो इसकी कई एक ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि आपको अननोन मिलेंगी। रीजन क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अनस्टेबल है। सो दैट्स व्हाई नॉर्मल ट्रेंड्स के अंदर जनरली जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल या ग्रुप 2A के मेंबर्स की बात करते हैं तो हम उनमें से ये रेडियम वगैरह जैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन का पैटर्न जरा डिफरेंट होता है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाले गए हैं, और आपको पता है कि इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स और रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का डिसाइड किया जाता है। वैसे भी एटॉमिक साइज के साथ भी ये सारी प्रॉपर्टी रिलेट हो सकती है। कैसे रिलेट होती है मैं अभी आपको रिलेट करके बताता हूँ। हीट ऑफ हाइड्रेशन, टॉप टू द बॉटम साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगी। आपको पता है कि ये फिर वही बात कि रेडियम यहाँ पे एक्सक्लूड किया जा रहा है। बेरिलियम की जो है वो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी और बेरियम की मिनिमम होगी। तो बात चल रही है बेरिलियम की और जाती है बेरियम तक, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस रेशो ऑफ चार्ज ओवर साइज रेशो भी दी हुई है। तो देखो जिसकी चार्ज ओवर साइज रेशो मैक्सिमम है उसकी आपको हाइड्रेशन एनर्जी भी
मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बच्चों को पहले भी कि हाइड्रेशन एनर्जी और चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज ओवर साइज का नाम है, ठीक है, चार्ज ओवर साइज का नाम है। इस चीज को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। ये तो थी एक ओवरऑल रट्टा बेस्ड इंफॉर्मेशन। आइए जरा मैं आपको एक टेक्निकली चीज सिखाता हूं जो मुझे बड़ी पसंद है कि इस तरह से एटॉमिक साइज के साथ हर उस मेन प्रॉपर्टी को आप कनेक्ट कर सकते हैं जो पेपर में पूछी जा सकती है। लाइक एटॉमिक साइज, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ग्रुप 2A, आपको पता है ना ग्रुप 2A की एक खासियत है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू 0 या पॉजिटिव होती है। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक में भी बताया था कि नोबल गैसेस और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू 0 या पॉजिटिव होती है। तो इसका एटॉमिक साइज का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ भी इन्वर्स है, इलेक्ट्रॉन इन्वर्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ भी इन्वर्स है, हाइड्रेशन एनर्जी के साथ भी इन्वर्स है, हार्डनेस के साथ भी इन्वर्स है। यानी कि बेरिलियम हार्ड है और बेरियम सॉफ्ट है, साइज बढ़ेगा, हार्डनेस कम हो जाएगी, इन्वर्स रिलेशनशिप। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ भी इन्वर्स है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे वो एक्सेप्शन होती है मैग्नीशियम की, जनरल ट्रेंड वही रहेगा। रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम की, अगर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट है तो उसका ऑर्डर ये बनेगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वर्स है तो उसका ऑर्डर उसके ऑपोजिट हो जाएगा। जिस तरह रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, बेरियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, हमारे पास उसी हिसाब से अगर बात करें तो रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहा हूँ। आइए ज़रा डेंसिटी की वैल्यूज देखते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेंसिटी की जो वैल्यूज दी हुई है, तो देखो कि आप जैसे जैसे टॉप टू द बॉटम जा रहे हो, मास के बढ़ने की वजह से आपको डेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दरमियान में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है फॉर द केस ऑफ कैल्शियम, और वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से बाद दफा कैल्शियम की डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आती है, लेकिन जनरल ट्रेंड वही रहेगा। इसी तरह एटॉमिक वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एटॉमिक साइज का, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रिड्यूसिंग पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसके अंदर होगी? बेरियम के अंदर। देखो कितनी चीजें आसान कर दी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बता दिया, इनवर्स भी बता दिया, ऑर्डर भी बता दिया, पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह मेटेलिक कैरेक्टर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आपको मजे की बात बताऊं, हो सकता है मैं से किसी प्रॉपर्टी को ग्राफ की शक्ल में दे दे, आपसे कहे कि यहाँ पे जो है वो आपके पास पीरियड नंबर मौजूद है, या आपसे कह देता है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम लिखा हुआ है, तो बेटा जो प्रॉपर्टी डायरेक्ट रिलेशनशिप में उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो इनवर्स रिलेशनशिप में आपको पता है उसका ग्राफ कर्व होगी। कर्व जो है इनवर्स रिलेशन को शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रही है। तो ये इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप ग्राफ्स की फॉर्म में आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात समझ आ गई है? आसान है ना, मुश्किल नहीं है। ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप की बेस पर आपको प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन देखी जा सकती है। ये देखिए आपके सामने मैंने जैसा कि बोला था, ये प्रॉपर्टीज इनवर्स रिलेशनशिप वाला ऑर्डर आ गया और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ज़हन में रख सकते हैं। ओके यार, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को जनरल तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता चुका हूं। अब चलना हम लोगों ने इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, लाइक हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अब थोड़ी सी बात करते हैं। लाइक पहले ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात किया, हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिड्यूसिंग पावर को चेक करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस की बात करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, और ऑफ कोर्स रिएक्शन विद हैलोजेंस। ये चंद एक मेन रिएक्शंस है जिनके ऊपर बातचीत की जाएगी। जैसे कि मैंने अभी बोला, साइज के साथ रिड्यूसिंग पावर का डायरेक्ट है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, और ये बड़ी खुशी के साथ उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देती है। Due to the large size, they are comparatively easily oxidized into M+2 ions. Therefore, they are strong reducing agents. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन भी ऊपर होगी, ऊपर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। और वही बात
कि इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके जी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास साइज की। जितना साइज ज्यादा होगा उतनी बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो ये बात आप लोगों के ज़हन में बैठ जानी चाहिए, इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर वही बात, मैं रिएक्टिविटी का साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब इसका मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट रेडिली ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर टॉप टू द बॉटम इंक्रीज होता है। ये भी बात ज़हन में रख लीजिएगा। तो ये मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और ये नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं जिनमें हमारे पास ये, लेकिन बेरियम एक ऐसा अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि पर ऑक्साइड बनाता है। ये बेरियम की पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन इसकी एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रख लीजिएगा। तो पर ऑक्साइड्स ऑफ हैवियर मेटल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग विद द नॉर्मल ऑक्साइड विद हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, नॉर्मली सवाल आए, नॉर्मली ऑल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में मैं कहना चाहता हूं एनटीपी कंडीशंस पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेरियम का पर ऑक्साइड मिलेगा। पर ऑक्साइड किसका मिलेगा? पर ऑक्साइड बेरियम का। तो नॉर्मल टेम्परेचर्स और प्रेशर्स के अंदर आपको जो है वो बेरियम का पर ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर चले जाएंगे तो आप लोगों को नॉर्मल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और हाई टेम्परेचर पर आपको पर ऑक्साइड दे सकता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पर याद रख लीजिएगा सिर्फ बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, बाकी सब के क्या होते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। ये बात तय कर ले। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर आपको कोई ग्रुप 2A की मेटल दे और उसका फॉर्मूला MO लिख कर दे तो आपको पता होना चाहिए ये कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम है। लेकिन जैसे ही आपको फॉर्मूला वो MO2 दे दे तो आप फट से समझ जाओ कि किसका जिक्र खैर छिड़ चुका है? बेरियम का जिक्र खैर छिड़ चुका है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स बनेंगे, हाइड्राइड्स। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन when they heated to produce crystalline metal hydrides. These hydrides reacts readily with water to give hydrogen gas, और ये ऑफ कोर्स साथ में हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ये बड़ा हाइड्राइड्स का जो है वो फास्ट रिएक्शन होता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इसी की वजह से बाज़ दफ़ा ये फायर वगैरह भी कैच कर सकते हैं। तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी और मजेदार बात बता दूं। यहां पे आप कहेंगे सर बेरिलियम और मैग्नीशियम का जिक्र क्यों नहीं हुआ? बट याद रखिएगा बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि आप लोगों को हाइड्राइड्स के अंदर नॉर्मली जो रिएक्शंस करते हुए नजर आएंगे वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है वो एलिमेंट्स होंगे। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है इनके हाइड्राइड्स बनते तो हैं लेकिन वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। वजह मैंने बता दी कि बेरिलियम की हाई चार्ज डेंसिटी है और वो अपनी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से एक स्टेबल हाइड्राइड की फॉर्मेशन के अंदर जाता है। अगला पेपर में सवाल क्या आएगा कि भाई क्या ये रिएक्शंस करते हैं नाइट्रोजन के साथ? हम कहेंगे दीज मेटल फॉर्म नाइट्राइड्स ऑन हीटिंग विद नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कंपाउंड्स। लाइक बाद दफा होता है कि ना हमें जो है वो नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस वगैरह को मिक्स करना पड़ता है, बट यहाँ पे हम नॉर्मल सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि हीटिंग करना है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, और जो बाद में हाइड्रोलाइज होकर आपको क्या प्रोड्यूस करके देते हैं? अमोनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्कली मेटल्स इन नाइट्राइड्स से क्या लेते हैं? अमोनिया। तो कोई आपसे पूछे
कि नाइट्राइड्स आर द सोर्स ऑफ, तो आपका आंसर होना चाहिए अमोनिया गैस। तो मैं ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, सोर्स ऑफ NH3 गैस, ठीक है जी। तो ये NH3 गैस के सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। एक तो ये बात मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है। अच्छा बेटे, अब अगली बात, वाटर के साथ भी रिएक्शन बिल्कुल वही है। बड़ा मजेदार सीन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडिली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, साथ में मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम रेडिली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है, टॉप ऑफ द बॉटम जाए तो साइज बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ती है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट इवन एट एन हाई टेम्परेचर। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है या बॉइलिंग वाटर के साथ भी थोड़े बहुत बबल्स प्रोड्यूस करता है। कौन सी गैस के बबल्स? MCQ है, रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस द बबल्स ऑफ, तो आपको याद रख लेना चाहिए बबल कौन सी गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं। एक तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। फिर अगर आपसे कहता है कि मेटल प्लस वाटर और आगे मैं लिख देता हूं नो रिएक्शन, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये कौन सी मेटल की बात कर रहा है, बेरिलियम की बात कर रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये पता है बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता इवन एट हाई टेम्परेचर, तो मैग्नीशियम जो है अगर रिएक्ट करता है तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। एक और मजेदार बात बताऊं कि प्रोडक्ट्स के अंदर एक दो हाइड्रोजन गैस है और दूसरा हाइड्रोक्साइड है, तो आपको पता है ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ? हम लोग इसको एक रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ? आप लोग क्या इसके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल, मेटल 0 से अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाती है और हाइड्रोजन अपनी +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाती है। कोई आपसे पूछे कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सा टाइप का रिएक्शन है? रेडॉक्स। कैसे? मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये जरा एरो थोड़ा सा गलत बन गया तो मैंने इसको ठीक कर रहे। मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन गेट रिड्यूस्ड। तो ये बात अब आपने भूलनी नहीं है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगली बात की तरफ चलते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया और इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक और बड़ी मजेदार बात। बेटा देखिए, आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे बताता हूं। मेटल प्लस वाटर और हीट करके, मेटल प्लस वाटर कोल्ड। यहां पे फॉर एग्जांपल आप कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, आप लोग में से कितने बच्चे बताएंगे दोनों की प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है? एक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है और एक हॉट वाटर के साथ रिएक्शन है। पहली बात तो ये, एक बात सीखी, टॉप टू द बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। कौन सी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करती? बेरिलियम। और मैग्नीशियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है, ठीक है, या स्टीम के साथ रिएक्शन शो करती है। बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम मेटल जो है वो हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएंगी, ठीक है। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन जो है इन मेटल्स का पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोग कहें कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करें, नो, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। और बेरिलियम चाहे ठंडा पानी है चाहे गर्म पानी है, किसी भी पानी के साथ ये रिएक्शन शो जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप जरा अच्छे तरीके से ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपको यहां पे जो बताना चाह रहा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मेटल विद कोल्ड वाटर और विद हॉट वाटर, दो तरह के अगर वाटर के साथ रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम मेटल है तो क्या मैग्नीशियम में तो करना नहीं है कोल्ड वाटर के साथ। अगर हम लोग एक ऐसी मेटल की बात करें जो कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, आइए बताता हूं। कोल्ड वाटर जब होगा तो याद रख लीजिएगा, कोल्ड वाटर में प्रोडक्ट होती है हाइड्रोक्साइड, ये आपने भूलना नहीं है। हाइड्रोक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वाटर एक्सेप्ट फॉर मैग्नीशियम। अब आपको पता है कि हॉट वाटर में क्या होता है?
हॉट वाटर में पहले जो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है ये हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाता है और ये हीट की वजह से डिकम्पोज होकर के मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है रादर देन मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड हीटिंग करने पर डिकम्पोज होके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो तय कर लेना, रूल बना लेना, कोल्ड वाटर में हाइड्रोक्साइड्स प्रोडक्ट होती है और हॉट वाटर में मोस्टली ऑक्साइड प्रोडक्ट होती है। ये भी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके हेलाइड्स बनेंगे, डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, मेटल हेलाइड्स बनाते हैं टॉप टू द बॉटम, यहाँ पर भी रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। हेलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सारी वो मैंने प्रीवियस यूनिट में हेलाइड्स वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी है। अब आगे आप लोगों को ये इसके 6 मेन रिएक्शंस जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी ये मैंने बता दी कि हैलोजेंस के साथ हेलाइड्स, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड्स, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज सारी के सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हो गई डिस्कस। इस वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं चलता हूं, अब मैं इंडिविजुअली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ थोड़ी सी ऑक्साइड्स यानी कि ज्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन के लिए, तो कुछ ऑर्डर्स आपके साथ डिस्कस करने हैं कि इन ऑक्साइड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, इनका जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होंगी। तो वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। खुदा।